एक बार फिर से भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। भाई सारंगी जरा इसको क्या प्रॉब्लम है, इनको जरा देखो। माइक। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप सब कुछ गड़बड़ किए बिना बोलना शुरू करो। हेलो माननीय प्रधानमंत्री जी, माइक प्रॉब्लम। माइक। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिलों की नगरी भोपाल में आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा से आपको मेरी ओर से हाथ जोड़ के जय जोहार, सेवा जोहार करता हूं। मैं संजय सोढ़ी, शक्ति केंद्र क्रमांक 1 सुकमा का प्रभारी हूं। मैं छत्तीसगढ़ के अंतिम छोर सुकमा जिला का निवासी हूं, जिसको आप सब नक्सलगढ़ के रूप में जानते हैं। मैं दक्षिण बस्तर के उन आदिवासी भाइयों के विषय में, वहां के अन्य समाज के जो किसान हैं, उनके विषय में कहना चाहता हूं। उनके पास उपजाऊ जमीन होने के बावजूद आज वो पिछड़े हैं। तो मेरा सवाल है आज पूरे भारत देश के किसानों की तरफ से, सामान्य प्रधानमंत्री जी, किसानों के हित में एक अप्रोच कांग्रेस की सरकार में रही और एक अप्रोच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम देख रहे हैं। इस अंतर को हम सामान्य जनों को, आम जनों को कैसे बता सकते हैं और उन्हें कैसे समझा सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसानों का विषय लिया, अच्छा किया, क्योंकि मैं कब से बात कर रहा था, शायद ये विषय छूट जाता अगर आप न पूछते तो। आज जरा पहले का अनुभव याद कीजिए, किसानों के साथ क्या होता था। कांग्रेस की सरकारों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी, बाढ़ आती थी तो किसान की सूद लेने वाला कोई नहीं होता था, किसान के नाम पर मदद को बिचौलिए खा जाते थे। कांग्रेस की एक ही नीति थी, पहले किसानों को संकट में पड़ने दो और फिर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलकर वोट की फसल काटो। ये उनका तरीका रहता था। आपने 10 साल में कांग्रेस ने कुछ हजार करोड़ रुपए की कर्ज माफी का ऐलान किया, लेकिन असली किसानों ने को ये लाभ कभी पहुंचा ही नहीं। आप जाकर के देख लेना, इतनी सारी, कभी कभी तो 10 दिन में करेंगे, 100 दिन में करेंगे, कभी नहीं किया। क्योंकि ज्यादातर जो छोटे किसान होते हैं उनका तो बैंक में खाता भी नहीं होता है और वो तो साहूकार के पास से और लोगों से पैसे लेकर के अपनी बेचारे की गाड़ी चलाते हैं। और इसलिए ये कर्ज माफी के नाम पर राजनीति करते थे, देते नहीं थे और छोटे किसान को तो नसीब ही नहीं होता था। लेकिन भाजपा सरकार आज पीएम किसान सम्मान निधि से सीधा पैसा किसान के बैंक खाते में भेज रही है। इससे छोटे से छोटा किसान भी लाभान्वित हो रहा है। अभी तक इसके तहत आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए। कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं और वो भी करीब करीब 11 करोड़ किसान इस स्कीम के लाभार्थी हैं। साथियों, भाजपा की सरकार ने किसानों पर महंगे यूरिया, महंगे फर्टिलाइजर का बोझ भी नहीं पड़ने दिया। इसके लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया
ताकि किसान को फर्टिलाइजर सस्ता मिले। आप में जरा आंकड़े याद रखना, आज अमेरिका में यूरिया की अगर 50 किलो की बैग है तो कीमत है 3,000 रुपये। ब्राजील में उसी बोरे की कीमत है 3,500 रुपये। चीन में इसकी कीमत है 2,100 रुपये। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में कीमत है 700 रुपये। पाकिस्तान में है 800 रुपये। लेकिन भारत के किसानों को वही यूरिया सिर्फ 270 रुपये के भी कम कीमत में मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार वो बोझ उठा रही है। देखिए, मैं आपको श्री अन्न यानी मिलेट्स के भी बात दोहराऊंगा। अभी मैं मिस्र में था तो वहां मिलेट्स की काफी चर्चा हुई। वहां के लोगों को गेहूं बाहर से मंगाना पड़ता है। मैंने उन्हें भारत के मिलेट्स यानी मोटे अनाज के बारे में बताया। भारत के करीब 2.5 करोड़ से ऐसे किसान हैं जो मिलेट्स की मोटे अनाज की खेती करते हैं। वे कम पानी में विपरीत परिस्थितियों में भी मिलेट्स पैदा करते हैं। मिलेट्स की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो सुपर फूड होता है। दूसरा, ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। मिलेट्स की ये खूबियां मैंने उन्हें बताई। श्री अन्न अभियान का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान को ताकत देने का ही है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता को भी सोचना चाहिए कि श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करें। साथियों, मैंने आपसे काफी समय लिया है और देश भर में देख रहा हूं टीवी पे लाखों कार्यकर्ता वहां बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत 9 वर्षों में 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि बीते 9 वर्षों में भारत और भारतीयों की कमाई बढ़ी है, समृद्धि में हिस्सेदारी बढ़ी है। आज जब हमारा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर है तो उसका लाभ किसानों को भी होता है और रोजगार निर्माण पर भी होता है। आज जब हमारी फैक्ट्रियां, हमारे उद्योग रिकॉर्ड उत्पादन के हैं, जब रिकॉर्ड विदेशी निवेश आता है तो उसका लाभ भी सबसे अधिक हमारे युवाओं को होता है। ये समय, ये कालखंड भारत के युवा बेटे बेटियों का है। पिछले 9 वर्ष भारत के आत्मविश्वास को लौटाने के थे। अब आजादी का अमृत काल अमृत पीढ़ी के संकल्पों की सिद्धि का है। साथियों, बीजेपी के सुशासन का एक ही मंत्र है। ये मंत्र देश की कमाई का विस्तार कर उस समृद्धि का लाभ हर भारतीय तक पहुंचाने का है। भाजपा एक तरफ देश के संसाधन बढ़ाने की नीति पर चलती है, देश की तरफ हर लाभार्थी तक पहुंचने का ईमानदार प्रयास करती है। इसलिए पिछले 9 वर्षों में देश में लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ है। जो पहले वंचित था उसे अब वरीयता मिल रही है। यही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, जिसकी कामना पूज्य बापू से लेकर डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया जी तक हर महापुरुष ने की थी। हमें इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और हमें बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते एक और बात को ध्यान रखना है। सीट चाहे कोई भी हो, उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, हमारा उम्मीदवार एक ही है। हमारा उम्मीदवार एक ही है और वो उम्मीदवार है कमल। कमल ही हमारा उम्मीदवार है। हमें हर घर कमल से बड़ा कुछ नहीं है।
हमारे लिए कमल ही सब कुछ है। जनता को ये भी लगे कि जहां कमल है वहीं पर उसकी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हमें कमल के निशान के साथ अपनी पहचान बढ़ानी है। हमें गर्व से कमल के निशान को अपने सीने पर लेकर चलना है। हम अक्सर देखते हैं कि सिर्फ चुनाव के दौरान ही कमल के निशान को बैनर तख्तियों में छपवाया जाता है, लेकिन अब हमें कमल के निशान को हर जगह, हर कार्यक्रम में प्रमुखता देनी चाहिए। हमें यह भी देखना है कि कमल से जो जुड़ा है उसकी पहचान सेवा से हो, समाज का हित करने वाले की हो। आज जो यहां से 2,500 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे विस्तारक अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उन्हें भी इसी का विशेष ध्यान रखना है। ये अभियान आपके लिए एक तपस्या से कम नहीं है। जिस गांव में आप जाएं, वहां के लोगों के साथ, समाज के साथ उन्हीं की तरह जीवन जिए, ना अलग रहें और ना ही अलग दिखें, और अपने आत्मीय संबंध गांव के लोगों से ऐसे बनाएं कि वो आपकी वापसी के लिए आपसे आग्रह करते रहें। जाने के बाद भी आपका संपर्क बना रहना चाहिए, चिट्ठी चपाती चलती रहनी चाहिए। साथियों, मैं आज देश के प्रबुद्ध मतदाता का भी फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आर्थिक हो या सामाजिक, देश आज निर्णायक फैसले इसलिए ले रहा है क्योंकि दशकों बाद देश के लोगों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार चुनी है। आज पूरी दुनिया में भारत को लेकर इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि यहां एक मजबूत सरकार है। आने वाले 25 साल यानी आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए यही स्थिरता, यही मजबूती, यही हमारे लिए आवश्यक है। हमने इसीलिए आगे बढ़ना है। इसी संदेश के साथ हमें बूथ बूथ पर अपने संवाद को आगे बढ़ाना है। इतनी बड़ी तादाद में, इतने शानदार कार्यक्रम में 10 लाख कार्यकर्ताओं के साथ मुझे जो बातचीत करने का, सवाल जवाब करने का अवसर मिला, मेरे लिए ये मेरी विदेश यात्रा की थकान भी आपको मिलकर के उतर गई। ये आपका प्यार, ये आपकी ऊर्जा, ये और नए काम करने की ताकत देती है। सियासी फायदे के लिए विपक्ष यूसीसी का इस्तेमाल कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खुल करके पीएम मोदी ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना बयान दिया कि यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहा है कि यूसीसी लाना चाहिए। दोहरी व्यवस्था से देश नहीं चल सकता, एक देश में 2 कानून नहीं हो सकते। कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते,
रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। वहीं विपक्ष पर पीएम मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है कि विपक्ष भ्रष्टाचार और घोटाले की गारंटी है। जिस तरीके से पूरा विपक्ष इकट्ठा आ रहा है, विपक्ष का फोटो निकालने का कार्यक्रम हुआ था, यानी कि पटना को लेकर के जो विपक्ष की एक बैठक हुई थी उसको लेकर के पीएम ने निशाना साधा कि पूरा विपक्ष 20 लाख करोड़ घोटाले की गारंटी है। अकेले कांग्रेस का घोटाला लाखों करोड़ रुपए का है। हर क्षेत्र में कांग्रेस के घोटाले ही घोटाले हैं। अकेले टीएमसी पर 23,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला है। एनसीपी पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। विपक्षी पार्टियों को घोटाले का अनुभव है और ये फोटो खिंचवाने के लिए, फोटो निकालने के लिए मीटिंग हुई थी। ये विपक्षी सब जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। कुछ दिन पहले इनकी एक फोटो ऑप कार्यक्रम हुआ था, मिलकर के फोटो निकालने का एक कार्यक्रम हुआ था। इस बैठक में शामिल दलों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि वो सब मिलकर के, जितने भी लोग वो फोटो में दिखते हैं ना, एक एक को जरा देख लीजिए, उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। तमाम मुद्दों पर पीएम ने खुलकर के अपनी बात रखी, भले वो यूसीसी हो, भले विपक्ष के घोटाले की बात हो, और साथ तौर पर पसमानदा मुसलमानों को लेकर के पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया। पसमानदा मुसलमान राजनीति के शिकार रहे हैं। पीएम लगातार पसमानदा मुसलमानों और जो पिछड़े मुसलमान हैं उनके पिछड़ेपन की बात करते रहे हैं। पिछड़े मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है, वो राजनीति का शिकार हुए हैं। पिछड़े मुसलमानों का हर भ्रम दूर किया जाएगा। पसमानदा मुसलमानों पर जुल्म की चर्चा कोई क्यों नहीं करता? इतना भेद उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ, सबका विकास की भावना से काम कर रही है। वहीं भोपाल दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है मध्य प्रदेश को। भोपाल से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। गोवा, बिहार, झारखंड को पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। पीएम ने 5 ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई है। तो 5 ट्रेन की सौगात जो है वो आज एक बार फिर से मिली है। देश के 6 राज्यों को जोड़ने वाली 5 वंदे भारत ट्रेनों को एक साथ
हरी झंडी दिखाने का अवसर भी मिला है। मैं मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र की जनता को इस आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं लोको पायलट से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब गोवा की पहली वंदे भारत ट्रेन पर सवार हो चुका है और हम कॉकपिट पे हैं, जहां 2 लोको पायलट इस सेमी बुलेट ट्रेन को फराटे से गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन से चलाते हुए मुंबई छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिस वंदे भारत को सेमी बुलेट ट्रेन कहा जा रहा है, ये वाकई में किस प्रकार से खास है, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ नया रेलवे करता आ रहा है, हर बार कुछ न कुछ बदलाव करता आ रहा है। और इस बार जो गोवा की वंदे भारत ट्रेन है, ये 8 कोच की है, ये ट्रेन सेट है और हमारे साथ 2 लोको पायलट हैं। सीधे हम अनिल कुमार कश्यप से बात करते हैं, लोको पायलट हैं। अनिल जी, बताएंगे कि आप किस तरह से इसे मॉनिटर करते हुए और कितनी स्पीड से यहाँ से आप मुंबई की ओर रवाना करेंगे? अभी हमारे यहाँ बारिश का सीजन है, बारिश में हमारे यहाँ जो है हमारी स्पीड कम कर दी जाती है। तो अभी हमारे यहाँ स्पीड यहाँ से जो है कनकोली स्टेशन तक 90 की गई है और कनकोली से आगे बीड़ तक 75 की गई है। उसके आगे हमारी 110 की स्पीड है। तो यहाँ से मैं गाड़ी 90 km से स्टार्ट करूँगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से ट्रेन रवाना होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 वंदे भारत ट्रेन को पहली बार सौगात के रूप में देने जा रहे हैं। उनमें से एक ये गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन है। कितने आप लोग के लिए गर्व की बात है? बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हमारे मतलब हमारे जो रेलवे ने है बहुत बढ़िया गाड़ी बनाई है और बहुत स्मूथ है, बहुत सुंदर गाड़ी है और बहुत सुरक्षा से भरी हुई गाड़ी है। इससे पहले आप किस लोगों को चला रहे थे? मैं सभी प्रकार के लोगों, डीजल भी लोगों चलाए थे और इलेक्ट्रिक लोगों भी चलाए हैं, सभी गाड़ी चलाई है। लेकिन उन सबसे ये गाड़ी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, चलाने में भी, सेफ्टी के लिहाज से ही सभी क्योंकि बालासोर रेल हादसे से एक दिन बाद यहाँ पर इस ट्रेन को चलना था। अब ठीक 25 दिन बाद ये ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली उस दिन भी हो जाता था, लेकिन दुर्घटना हो गई, क्योंकि ये नहीं हो पाया। मैं आके बल्कि गाड़ी में बैठा भी था इसके लिए, वो दुर्घटना नहीं हो पाया। ठीक है, अभी हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और आज 5 गाड़ी चल रही हैं, तो हमारे देश को 5 और नई गाड़ियां मिल रही हैं, इसकी बहुत खुशी हो रही है। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो सारे इक्विपमेंट्स लगाए हुए हैं, सबकी क्या खासियत है, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम स्पीडोमीटर पे आते हैं, क्योंकि ये देश की पहली मेक इन इंडिया के तहत बनी हुई ट्रेन है और लगातार इसमें चेंजेस होते आ रहे हैं। तो ये स्पीडोमीटर है, देखिए 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल सक्सेसफुल रहा है। अब आप बताएंगे कि ये जो है, तो आप यहाँ पर मैक्सिमम इस ट्रैक पे किस स्पीड से चलेंगे? अभी तो मैं इसमें मैक्सिमम 90 के पे जाऊँगा। जब हमारी बारिश खत्म होगी तो हमारी गाड़ी यहाँ पर 120 की स्पीड से जाएगी। ये मॉनिटर क्या है, ये दोनों? ये जो है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेड सिस्टम है। मतलब अगर आमने सामने गाड़ी आ जाती है या आगे पीछे गाड़ी आ जाती है, तो ये जो है एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा हुआ है। मतलब आमने सामने 2 ट्रेनें अगर आ जाती है तो हादसे से बच सकते हैं, बालासोर की तरह हादसा नहीं होगा। और ये दूसरा क्या है? ये जो है हमको पूरा मॉनिटर करने के लिए हमारा कंप्यूटर लगा हुआ है, जिसमें हमको सब चीज़ मालूम चलता है। और वो साइड 2 मॉनिटर है, ब्रेक सिस्टम के हमारे गेज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप ड्राइविंग ब्रेकिंग सिस्टम है, आप ब्रेकिंग लगा सकते हैं। उसके अलावा दूसरे हम लोको पायलट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आप बताएंगे कि आप क्या करेंगे इनके साथ साथ? पायलट है, तो अभी जो भी सिग्नल्स आ रहा है, जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन there is in work or something like that, speed restrictions will be there. We call out that kilometer and all और इसको साथ साथ ये भी कहते हैं कि कंट्रोल रूम है, सारे कैमरे जो लगे हुए हैं आप उसको मॉनिटर भी करते हैं, क्योंकि अगर दरवाज़ा किसी का खुला रह गया, क्योंकि ऑटोमेटिक है, प्लेन की जैसे सुविधाएं हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लोग सब कुछ मॉनिटर करते हैं। दरवाजा खुल गया तो इधर इंडिकेशन
इंडिकेशन भी आता है, गाड़ी रुक भी जाता है। तो थोड़ा सा खुला तो गाड़ी चलाने के लिए नहीं होएगा, गाड़ी रुक जाएगा। और यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे मॉनिटर किए जा रहे हैं, ये पूरे सारे कोचेस के हैं? कोचेस का है, और पैसेंजर्स को कुछ प्रॉब्लम है उसको बात कर सकते हैं उधर से टॉक बैक सिस्टम में। और बाहर भी कैमरा लगाया है, इसके बाहर साइड भी कैमरा लगाया है, बाहर का भी इसके सामने भी कैमरा लगाया है, आगे का भी मिल जाता है। तो बिल्कुल सभी तरह से ये लैस अत्याधुनिक सुविधाओं से है, सुरक्षित है, न सिर्फ पैसेंजर के लिहाज से बल्कि लोको पायलट के लिहाज से भी सुरक्षित